Hello everyone. So today we are going to start chemical bonding chapter of chemistry. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम आयनिक बॉन्ड समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में मतलब एक जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उसका एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दे और दूसरा एक्सेप्ट कर ले, इसको हम क्या कहते हैं, कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल जैसे कि NaCl, ठीक है, KCl, BaCl2, ठीक है, ये सारे किसके आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करें इसी से रिलेटेड बॉर्न हैबर साइकिल, तो ये क्या होती है, मैकेनिज्म होता है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन का। 5 स्टेप्स में होता है ये। आप इसको शॉर्टकट से साइबेल से याद रख सकते हो, SIBEL। इसमें S किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहला स्टेप है सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ Na। ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी, NaCl की, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है, सबसे पहले हम सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ Na करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये सॉलिड से गैस में हम इसको ट्रांसफर करते हैं, किसको, सोडियम को। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, सोडियम की। अगेन अब ये गैसियस फॉर्म में हमारे पास आ गया था, इसको हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा देंगे इसमें से। ठीक है, यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी आप P ब्लॉक, D और F ब्लॉक एलिमेंट वगैरह में समझते हो। आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है जो मिनिमम एनर्जी हम देते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको एस्केप कराने के लिए। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, बी किसे रिप्रेजेंट करता है, बी जो है हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन की यहाँ पे बात करेंगे हम, हाफ क्लोरीन क्या देगा हमें, 1 क्लोरीन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भाई इसको एनर्जी हाफ दी है, नहीं, एनर्जी आप इसमें मतलब क्या है कि एक उसका मोल यानी क्लोरीन का मोल लेने के लिए हमें एनर्जी आधी यूज की है, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, ई से यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे ये हमारे पास आ गया था, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये लूज हो गया, ये क्लोरीन नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास क्या है, एल से फिफ्थ लेटाइस एनर्जी ऑफ NaCl। यहाँ पे Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, NaCl यहाँ पे हमारे पास क्या सॉलिड फॉर्म में ये आ गया, ये क्या है इसकी लेटाइस एनर्जी ऑफ NaCl। ठीक है, यहाँ पे जब ये सारे स्टेप अगर फॉलो हो रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, उसे हाइड्रेशन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, जिसमें स्टेप 5 है हमारे पास, पहले तीन स्टेप तो इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी वाला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटाइस एनर्जी वाला हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन में आएंगे। नेक्स्ट बात करें आयनिक कंपाउंड डिसोल्व्स इन वाटर व्हेन, आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं कब, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो लेटाइस एनर्जी से। ठीक है, अब ये चीज़ समझेंगे कैसे, आपको देखिए ये केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन वगैरह समझने के लिए आपको सबसे पहले P ब्लॉक या फिर मतलब ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है आप इसको याद रखें। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिख रखे हैं, जैसे LiOH, इसके हाइड्रोक्साइड लिख रखे हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। ठीक है, यहाँ डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, जो साइज ऑफ कैटाइन, तो डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज हो रहा है, हम जानते हैं। लेकिन लेटाइस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और इसमें भी अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लेटाइस एनर्जी के कंपेरिजन में। मतलब लेटाइस एनर्जी ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज होती है हाइड्रेशन एनर्जी के मुकाबले। लेटाइस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होगी तो मतलब जो सोल्यूबिलिटी है डाउन द ग्रुप उसकी किसकी अपने जैसे LiOH वगैरह जो भी हमारे पास एलिमेंट है इनकी क्या है, बढ़ती है, सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज होती है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि आयनिक कंपाउंड हमेशा तब कब डिजोल्व होंगे वाटर में, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लेटाइस एनर्जी के कंपैरिजन में, और ये जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इन्वर्सली साइज के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फजान्स रूल्स की, ये क्या होता है, इसमें होती है कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखो आपको एक कैटाइन यहाँ पे और एक एनाइन दिख रहा है। कैटाइन पे आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज आता है, एनाइन पे नेगेटिव। कैटाइन यहाँ पे छोटा है और एनाइन बड़ा होता है। ठीक है, इसमें अगर कैटाइन एनाइन को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है तो इसमें क्या होगा, जो ये इसकी डिफॉर्मेशन हो जाएगी एनाइन की। ठीक है, यहाँ पे देखो कैटाइन ने इसको एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी डिफॉर्मेशन हो गई, पोलराइजे इसकी आई एम सॉरी
तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी पोलराइजेशन हो गई, ठीक है। इसको ही, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। और एक पोलराइजिबिलिटी होती है एनायन की, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा एनायन की पोलराइजिबिलिटी होगी उतना जो है एनायन कैटाइन की तरफ क्या है, अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट ये 2 पॉइंट की हम यहाँ पे बात करें, जो 3 लिख रखे हैं, मैंने आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा क्योंकि मैंने स्काई ब्लू पेन का यहाँ पे यूज़ किया था और ये PDF में कुछ लाइट हो गया है शेड इसकी। हायर द PP से मतलब है पोलराइजिंग पावर, हायर द पोलराइजिंग, जितनी ज़्यादा कैटाइन की पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा ही क्या होगा, अपना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। हायर द पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, और जितनी ज़्यादा एनायन की पोलराइजिबिलिटी होगी मतलब पोलराइज होने की उसकी जो है एबिलिटी होगी उतना क्या होता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट बात करें, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। तीनों पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, याद रखें। अब एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, इस ट्रिक के ज़रिए आपको जो है कुछ चीज़ें ईजिली याद रहेंगी। मुझे कोई पेन ला कर दो सही सा, इससे क्या मतलब है, मुझे और कोई, इसका यहाँ पे कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन पे, मोर चार्ज ऑन आयन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। पेन ला, इससे क्या हमारा है, पेन से शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन, अगर कोई भी कैटाइन शूडो नोबल गैस को अटेन कर लेता, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब जो 18 इलेक्ट्रॉन अपना अटेन कर ले, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या है, ज़्यादा होता है। ला से मतलब है लार्ज एनायन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर वहाँ पे भी ज़्यादा होगा। कार दो वो ला कर दो सही, इसका क्या मतलब है, कैटाइन स्मॉल होगा तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये ट्रिक है कि कब कब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब ये क्या चीज़ है, आप देखो H2 है, हाइड्रोजन है, इनके बीच में क्या है, एक ही बॉन्ड है, राइट। इसको हम सिंगल बॉन्ड ही तो कहते हैं ना, यानी इसमें सिर्फ क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। क्या है, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। N2 की यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर लेंगे, यहाँ पे एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला केस है, इसमें 2 सिग्मा होंगे और एक पाई होता है। देखो पाई बॉन्ड कब होता है, पाई बॉन्ड हमेशा, पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है एक्सिस टू एक्सिस, ठीक है, एक्सिस आप समझते हो, और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही बनाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन के बीच का आप ले लो, HCl के बीच का आप ले लो, ये H2 ये HCl, ठीक है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की बात करें, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग हमेशा वीक होती है। आप देखो ये साइड वाइज खड़े हैं, एक को आप मतलब 2 इंसान है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, एक को आप थोड़ा सा पीछे से पुश करोगे, वो आगे की साइड बिल्कुल खिसक जाएगा, यानी कि उनका बॉन्ड क्या था, वीक था, ठीक है। और एक बिल्कुल एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग, कोई हाथ मतलब बिल्कुल वो हम उंगलियों के अंदर उंगलियां फंसाकर हाथ पकड़ते हैं जब, तो उसमें क्या होती है, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होती है एक प्रकार की, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये OCO वाला यहाँ पे एक, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई। C2H3 का सिमिलरली वही 2 यहाँ पे पाई होते हैं, एक सिग्मा, ये सिंगल जो जहाँ पर भी होगा वो क्या होगा, हमारा सिग्मा होता है, यानी इसमें 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक बेंजीन का केस ही पूछा जाता है, इसमें हमारे 12 तो सिग्मा होते हैं। 12 कैसे, आप सिर्फ कार्बन के यहाँ पे जो है काउंट कर लेते हो, लेकिन आप हाइड्रोजन हम जनरली बेंजीन में लिखते नहीं है, लेकिन अटैच तो भाई स्ट्रक्चर में वो भी होता है। तो यहाँ पे अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड मिलाते हो तो 12 सिग्मा, और यहाँ पे 3 सिर्फ क्या है, पाई बॉन्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, 3 ही तो डबल बॉन्ड है। अब बात करेंगे VSEPR थ्योरी की। VSEPR थ्योरी क्या होती है, देखो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि जो अगर बॉन्ड पेयर एक साथ हों तो मतलब देखो यहाँ पर रिपल्जन की बात हो रही है, इनका काफ़ी मतलब अच्छा खासा कनेक्शन होगा, मतलब अट्रैक्शन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की अच्छी रहेगी। उससे कम किसकी हो जाएगी, अगर बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, और सबसे ज़्यादा रिपल्जन किस में होगी, अगर लोन पेयर है, ठीक है, समझ रहे हो। सबसे पहले आएगा बॉन्ड पेयर, अगर बॉन्ड पेयर के साथ है तो अट्रैक्शन अच्छी खासी है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के साथ है तो अट्रैक्शन कम हो जाती है, लोन पेयर के साथ है तो अट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है, यानी रिपल्जन इंक्रीज होती है अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें। एज नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होते हैं रिपल्जन भी इंक्रीज होती है, एंड स्ट्रक्चर स्टार्ट गेटिंग डिसऑर्टेड, और रिपल्जन इंक्रीज होगी तो स्ट्रक्चर क्या है, डिस्टोर्ट होने लग जाएंगे, मतलब विकृत होने लग जाएंगे, अपनी जो ओरिजिनल शेप उन्होंने अटेन कर रखी थी उसको क्या है वो मतलब उस फॉर्म से बाहर निकलेंगे। इन VSEPR मल्टीपल बॉन्ड्स आर VSEPR थ्योरी की बात करी, जैसे VSEPR की बात कर रहे हैं हम, इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड्स भी होंगे उनको हम कंसीडर करते हैं एज 1 बॉन्ड पेयर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट की, जो कि देखो यहाँ पे आपको P ब्लॉक के एलिमेंट याद होनी चाहिए 13 to 18 ग्रुप के, ठीक है।
इस यहाँ पे आगे ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा आप, और ये पॉइंट कुछ मैंने लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाइड्रोजन और हैलोजन, हैलोजन कौन से फ्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडीन और क्लोरीन, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड जो है बनाते हैं एज सब्सिडरी एटम, सब्सिडरी एटम के तौर पे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है सब्सिडरी एटम के तौर पर, ठीक है। अगर स्क्वायर पिरामिडल की बात करें तो उसमें कभी भी कोई बॉन्ड एंगल नहीं होता 90 डिग्री का, ठीक है। देयर इज नो बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, मतलब उससे रिलेटेड कुछ अपना स्ट्रक्चर वगैरह कि ये टेट्राहेड्रल होता है अगर sp3 जो है हमारे पास इतने बॉन्ड पेयर हो या फिर ऐसे नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक है। तो वो टेबल आपको जो है एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट बात करेंगे इफ़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर सेम एंड हायर, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उनके सेंट्रल एटम की, तो बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल हमेशा डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट बात करें टोटल नंबर ऑफ पेयर, अगर टोटल नंबर ऑफ पेयर सेम है और हायर है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात नहीं हुई, सब्सिडरी एटम की बात हुई है, तो उनका बॉन्ड एंगल क्या है, कम होता है। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्सिडरी एटम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है। NO2 की बात करें तो इसमें क्या है, देखो जब भी सब्सिडरी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तब वन ओड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये है ना लोन पेयर की तरह, यहाँ पे वन ओड एटम जो इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर के तौर पे यहाँ पे क्या है काम कर रहा है। यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर हमारे पास बनते हैं और एक लोन पेयर, देख पा रहे हो आप, ये एक जो है बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, ये दो, और ये एक लोन पेयर। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें आप याद रख लें, ठीक है। मैंने ये थोड़े इंपॉर्टेंट केस हैं मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्राइंग का कर रखा है। NO2 पॉजिटिव की बात करें इसमें भी दो बॉन्ड पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, लीनियर होता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे हो। NO2 नेगेटिव की बात करें ये भी लीनियर होता है, और NO3 नेगेटिव की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर एक भी नहीं होता, ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी जो है शेप होती, स्ट्रक्चर होती है। O3 की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है। अब बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू हाफ M प्लस V माइनस C प्लस A। यहाँ पे क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम्स, सब्सिडरी मतलब या हाइड्रोजन या हेलोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हेलोजन्स। V रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम पे कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। C रिप्रेजेंट करेगा चार्ज कैटायन पे क्या है, A चार्ज ऑन एनायन, और H इज इक्वल टू यहाँ पे देखो, हाँ ये लिख रखा मेरे, अगर H की वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन 2 है तो वो sp, ये आपको पूरी टेबल एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3, आप इनको बेशक याद ना करिए, अल्टरनेटिव है, लेकिन ये आगे वाले ही अप्लाई करने होते हैं बेसिकली। जनरल अगर केस ले तो हम H4 हो तो sp3, 5 होता है sp3d, 6 होता है sp3d2, और यहाँ पे 7 होता है sp3d3। अब बात करेंगे किसकी, फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, V माइनस L प्लस हाफ S। यहाँ पे V किसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, L किसे रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर, L किसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर, S किसे रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय दैट एटम। अब बात करेंगे यहाँ पे एक दो स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है समझाने के लिए, ओजोन का ले रखा है मैंने, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3। अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें ऑक्सीजन 1 पे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। V क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6 हैं। 6 माइनस L, L क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर, लोन पेयर इसमें कितने हैं, 6 माइनस 4, तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर कितने हैं, 2, और यहाँ पे 2, 4 यहाँ पे क्या हो गए लोन पेयर, प्लस यहाँ पे हाफ इंटू S क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली आप इस 2 का भी ऐसे ही निकाला है मैंने, 3 का भी फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाला, और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो कुछ ऐसा आया है। यहाँ पे खैर ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये 1 का तो यहाँ पे -1 है, 2 का यहाँ पे +1 है, और 3 का यहाँ पे 0, ये 3 थर्ड का आएगा भाई, ठीक है। ये वाला ये है, शायद मैंने यहाँ पे 6 क्या है हमारे पास, 2, 4, 6, ठीक है, -4 हमारे पास लोन पेयर प्लस हाफ इंटू 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, यह कुछ ऐसे होगा।
नेक्स्ट बात करें किसकी, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के यहाँ पे ये क्या बना फॉर्मेशन करती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की मतलब पार्शियल जो है चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसको अपनी तरफ क्या है अट्रैक्ट कर लेगा। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी यहाँ पे क्या है फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। अगर इसका हम रिजल्टेंट म्यू निकाले डाइपोल मोमेंट तो हमारे पास फॉर्मूला आता है म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 इंटू म्यू2 कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। ये अगर दोनों क्या है सिमिलर डायरेक्शन में तो यहाँ पे प्लस होता है, और एक दूसरे के अपोजिट ये पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 यानी म्यू1 माइनस म्यू2। बात करें CO2 के केस में निकाले तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 यानी 0। अगर मॉलिक्यूल पोलर है, ये चीज़ आपको अगर मॉलिक्यूल आपके पास पोलर है तो म्यू आर क्या है नॉट इक्वल टू 0 होता है, और मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है तो म्यू आर किसके इक्वल होगा 0 के। अब एक ये ट्रिक और मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ऑल टाइम बस पढ़ाई नो लव प्यार तो ऑल सिलेक्शन हो, मतलब सिलेक्शन यहाँ पे इतना ही आप याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑल बॉन्ड पेयर नो लोन पेयर, सभी बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, सभी सब्सिडरी एटम हो, मतलब सेम के। तो यहाँ पे अगर ये सारी कंडीशंस को ये फॉलो करता है कोई भी मॉलिक्यूल तो यानी वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, उसका म्यू आर क्या है 0 होगा। अगर सब्सिडरी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मोर देन नंबर ऑफ सब्सिडरी एटम, मतलब देखो अगर सब्सिडरी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सब्सिडरी एटम के जो है इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हों, ठीक है, नंबर भी ज़्यादा हों, तो जो है डाइपोल मोमेंट हमेशा कम होता है। यहाँ पे आप एक रेंज देखो, यहाँ पे जो मैंने लिख रखी है CH3Cl, यहाँ पे ये पूरा म्यू आर जो है इससे डिक्रीज होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट यहाँ पे ग्रुप में डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिर कम म्यू आर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी NF3 के केस में आप देखोगे म्यू आर डिक्रीज का कम है, इसका ज़्यादा होता है। रेजोनेंस की बात करें ये क्या होता है, इसमें मतलब ये पाई और ये क्या है हमारे पास सिग्मा, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का खाली पाई भी हो सकता है, या फिर फ्री रेडिकल भी हो सकता है। फ्री रेडिकल क्या होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ये एग्जांपल ये पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड्स। आप देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, यहाँ पे अगर आपके पास बॉन्ड मॉलिक्यूलर जो है ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल हो तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सिग्मा एंड पाई से, ठीक है, सिग्मा और पाई से। यहाँ पे अगर एंटी बॉन्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल हो हमारे पास तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से, जिसमें कि एनर्जी इंक्रीज होती है इस वाले की और स्टेबिलिटी कम रहती है। एस ऑर्बिटल की बात करें यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पी ऑर्बिटल में 3 होते हैं ZXY, Z तो जो है सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं यानी सिग्मा और सिग्मा स्टार, PX और PY पाई बॉन्ड यानी पाई और पाई स्टार। यहाँ पे एनर्जी सेम होती है दोनों की, PXYZ तीनों की, ठीक है। अब टू अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए यानी N2 का केस लेंगे तो उसमें हमारे पास कुछ इसके जो सीरीज की फॉर्मेशन है ये ऐसी रहती है। देखो मैंने लिख रखा है, सारा आपको यही फॉलो करना है। एनर्जी इंक्रीज होती है साइड ग्रुप में। अगर लेफ्ट टू राइट बॉन्ड ऑर्डर की बात करें फॉर्मूले की तो NB माइनस NA/2 फॉर्मूला होता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्टेबिलिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके, बॉन्ड लेंथ के। पैरामैग्नेटिक है तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। डायमैग्नेटिक है यानी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन बात करें तो यहाँ पे इसकी जो है ऑर्डर इसका चेंज हो जाता है, यहाँ पे स्टार वगैरह आ जाते हैं बीच में, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अगर 14 इलेक्ट्रॉन, ये एक ट्रिक होती है कि भाई आप 14 इलेक्ट्रॉन का याद रखें, 3 होते हैं इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे आप देखोगे तो हाफ इंक्रीज करना, ऊपर जाओगे सिमिलरली उसमें भी हाफ इंक्रीज करते चलना आप, ठीक है। ये एप्लीकेबल है हर एक पे, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ के एक्सेप्शनल केस होता है ये। अब बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन और हेलोजन्स को, मतलब अपना फ्लूराइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, ये हेलोजन्स नहीं होते, सॉरी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे HFNS3H2O। टाइप की बात करें 2 टाइप के होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एग्जाम्पल है पी नाइट्रोफिनोल, HCnH2O2, एसिटिक एसिड कंसनट्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें किसके, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इसमें क्या है
हमारा एग्जाम्पल की बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।